हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को एक बड़ा तोहफा दिया है। तरक्की की राह पर चल रहे हरियाणा को सीएम नायब सिंह सैनी ने निवेश का बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अमेरिका निवेश कर रहा है और दोनों देशों के बीच हिसार में एमओयू भी साइन हो गया है। हरियाणा में रोजगार को लेकर सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेरोजगारी दूर करने के लिए वादा किया था, लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने वादे को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमेरिका और हरियाणा के बीच ये करार किया गया है। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार का गठन हो गया है और अब कैबिनेट का विस्तार की बारी है। लंबे मंथन के बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्रिमंडल बंटवारे का फार्मूला लगभग बन गया है। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। महायुति की सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार डिप्टी सीएम है। महायुति सरकार ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। अब सभी की निगाहें महायुति गठबंधन के कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई हैं। संसद में अडानी और जॉर्ज सोरेस के मुद्दे पर गतिरोध जारी है। विपक्षी पार्टी जहां अडानी और असंभल हिंसा को मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं, तो वहीं पिछले 3 दिनों से सत्ता पक्ष ने भी जॉर्ज सोरेस के मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन में जारी गतिरोध के बीच जॉर्ज सोरेस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी का बयान आया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सोरेस का मुद्दा 1994 का है, जिसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं मौजूद है। इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्यों बात करें, उसकी कोई वजह भी नहीं है। उस संबंध में किसी को पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी कर रहे हैं सारा मामला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अडानी पर सरकार बहस नहीं चाहती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जानते हैं कि घूस लिया गया है, ये जानते हैं कि लोगों ने बड़े बड़े बिजली बिल से परेशान किया है, ये जनता की है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने घूस खाई हुई है, लिहाजा ये मुद्दे से भटक रहे हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप को मुद्दे को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जताई थी, जिसके बाद से कई नेता ममता के समर्थन में खड़ा हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसी बीच मंगलवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ममता का नाम का समर्थन कर दिया है। सपा और शिवसेना भी ममता के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच आज एक अहम बैठक भी होनी है। इस दौरान इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर चर्चा हो सकती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया है और अगर ममता बनर्जी लीडरशिप पर करती हैं तो इंडिया अलायंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास का आज आरबीआई गवर्नर पद से आखिरी दिन है, यानी 10 दिसंबर 2024 को उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है। आरबीआई गवर्नर के तौर पर उन्होंने 6 साल में अपनी सेवा दी। उनका कार्यकाल काफी शानदार रहा। कोविड महामारी को लेकर ग्लोबल महंगाई संकट तक उन्होंने आरबीआई के गवर्नर के तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। मंगलवार को शक्तिकांत दास ने अपने आखिरी स्पीच में आरबीआई के लिए कई चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास सबसे बड़ी चुनौती महंगाई को कंट्रोल करने का है। उन्होंने कहा कि आरबीआई का लक्ष्य महंगाई को दायरे में लाना है, जो आरबीआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। निवर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि सीबीडीसी में अपार संभावनाएं हैं, यह भविष्य का मुद्रा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गई है। अभी दूसरे पार्टियों में चुनाव प्रचार के लिए कमर भी नहीं कसा हुआ है, पर आम आदमी पार्टी अब तक 81 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। स्वयं पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे हैं। यही कवायद आम आदमी पार्टी को अन्य पार्टियों से चुनाव से एज दे देती है। यही कवायद आम आदमी पार्टी को अन्य पार्टियों में से चुनाव में एज दे देती। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। सिसोदिया 2 हफ्ता पहले सुंदर नर्सरी के पास झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में पहुंचे हुए थे। जानकारों ने यह भी घोषणा कर दी कि हो सकता है कि मनीष सिसोदिया इस बार पर्पलगंज सीट को छोड़कर जंगपुरा को गले लगा रहे हैं। सोमवार को जब आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो इसमें सभापति की पूर्ति भी हो गई। सिसोदिया ने की जंग का अब जंगपुरा से ही होगा। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जंगपुरा लाने के पीछे कारण अनेक बता रही है। पार्टी को क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव जीत जाएंगे? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने को मिला है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक युवक के परिवार वालों ने दावा किया है
कि एक ही नागिन उसके बेटे को 4 बार डस चुकी है, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई है। नागिन के डर से युवक अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाकर रह चुका है। हालांकि जैसे ही वह वापस आता है कि नागिन उसे फिर से काट लेती है। नागिन के डर से युवक और उसके परिजन भयभीत हैं। युवक और उसके परिजनों को माने तो युवक ने खेत में एक नागिन को देखा था, जिसके बाद उसके नाग को लाठी से मार दिया, लेकिन नागिन बच गई थी। इस घटना के बाद से नागिन बदला लेने की बात कर रही है और बार बार युवक को डस रही है। यानी अब तक 4 बार युवक को नागिन डस चुकी है। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी युवक को साल भर से 4 बार सांप डसने के बाद पुष्टि भी की है। हालांकि इस घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में और सहमा हुआ है। लाल कुआं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में मुख्य बाजार स्थित रेलवे स्टेशन तिराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर घट रहे अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार की विफलता को लेकर प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार से बातें करती है और हिंदुओं पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोकने में सरकार नाकाम हो रही है। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तथा हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जो कि निरंतर हिंदू हितैषी बताती है, परंतु बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर वह चुप्पी साधी हुई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखें भले ही घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं। हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। इसी बीच लालकुआं नगर के पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है। लालकुआं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा ने कहा है कि आगामी निकाय चुनाव में नगर की जनता उन्हें मौका देगी तो लालकुआं नगर पंचायत प्रदेश के आदर्श नगर पंचायतों में एक होगा। उन्होंने कहा कि जब से वो चेयरमैन थे तब से 20 लाख मात्र हर साल बजट आता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐतिहासिक काम किया और उत्तराखंड के लालकुआं क्षेत्र का विकास किया और विकास की राह पर गंगा भी बसाया।